नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के श्रेणी की है, उसी श्रृंखला की है। और आज की घटना उससे आगे की, जो पिछले 6-7 एपिसोड से मैं ब्लाइंड मर्डर्स के बारे में आपको बता रहा हूं, ये उसी के आगे की कड़ी है। आज का ये वाकया आगरा का है और आगरा का उस समय का बहुत ही चर्चित और बहुत ही जिसको कहते हैं जघन्य अपराध था। उस समय चर्चित इसलिए भी कि दिल्ली के निर्भया कांड की आग अभी शांत नहीं हुई थी, तब तक ये हत्याकांड हो गया था। वाकया 15 मार्च 2013 का है। 15 मार्च 2013 को शाम को 7 बजे आगरा के पुलिस कंट्रोल रूम में एक सूचना आई। सूचना ये आई कि दयाल बाग क्षेत्र के खेल गांव के पास एक लावारिस आल्टो गाड़ी, जो लाल रंग की है, वो खड़ी हुई है और काफी देर से खड़ी हुई है। चूंकि सूचना लावारिस वाहन के संबंध में थी, सामान्य रूप से कभी कभी कोई 10 मिनट के काम से गाड़ी खड़ी करके गया और कई घंटे लग गए, लेकिन फिर भी लोगों को तमाम दूसरी गतिविधियों की शंका परेशान करती है और लोग फ़ोन कर देते हैं कि साहब लावारिस खड़ी है, इसको देख लिया जाए। सूचना वायरलेस पर प्रसारित हुई। उस इलाके के जो बीट के 2 सिपाही थे, उनको ये सूचना मिली। खेलगांव और दयालबाग सुनकर वो सीधे मौके पर पहुंच गए। खेलगांव के पास ही सड़क से थोड़ा दूर किनारे पर एक गाड़ी खड़ी थी, लाल रंग की अल्टो गाड़ी, और जो नंबर कंट्रोल रूम से वायरलेस से बताया गया था, उस गाड़ी का वही नंबर था। गाड़ी खोलने के लिए तरकीब ढूंढी दोनों सिपाहियों ने, और नहीं पता लगने पर उन्होंने किसी चाबी वाले को बुलाया। करीब आधे पौन घंटे लग गए गाड़ी को खुलवाने में। गाड़ी के सामने ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर एक कागज पड़ा हुआ था। उस कागज पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इसके अलावा उस गाड़ी में कोई चीज असामान्य नहीं थी। सिपाहियों ने फौरन उस गाड़ी पे, उस कागज पे लिखे हुए नंबर को मिला दिया। पता लगा कार के मालिक श्री ऋषिपाल शर्मा हैं। उनको बताया गया कि उनकी गाड़ी इस तरह से दयालबाग के पास खेलगांव के समीप सड़क के किनारे खड़ी मिली है। ऋषिपाल शर्मा को काटो तो खून नहीं। उन्होंने फौरन घर वालों को, रिश्तेदारों को, वो चूंकि राधा स्वामी संप्रदाय से संबंधित था उनका परिवार, तो राधा स्वामी संप्रदाय के तमाम भक्तों को या राधा स्वामी संप्रदाय के मतावलंबियों को सूचना दी गई। सभी लोग वहां से भागे। सबसे पहले उस लावारिस गाड़ी को देखा गया कि इससे कोई शायद क्लू मिले। लाल रंग की वो आल्टो गाड़ी ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि वो उनकी बेटी नेहा इस्तेमाल करती है और रोज की तरह आज भी सुबह वही वो गाड़ी लेकर गई थी। शाम को 5 बजे सामान्य रूप से वो आ जाती है, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये गाड़ी मिली है, वो 5 बजे तक नहीं आई। उसकी मां भी वहां पहुंची, बहुत कोशिश की इन लोगों ने, अगल बगल कुछ भी पता नहीं लगा। नेहा के गायब होने की बात फिर राधा स्वामी संप्रदाय के तमाम मतावलंबियों ने पुलिस को सूचना दी। थाने पर सब लोग गए और बताया इस तरह से, इसी गाड़ी से इनकी लड़की नेहा आज गई थी दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, पीएचडी की स्कॉलर है। इतना सुनते ही उस समय
निर्भया कांड के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना माहौल खराब था। पुलिस के सारे अधिकारी धीरे धीरे करके मौके पर पहुंच गए। इसी बीच उसकी मां ने बताया कि शाम को 6 बजे से अब तक मैं करीब 50 कॉल कर चुकी हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही ये कॉल उठी। उसने ये बताया कि नमस्ते आंटी, नेहा दीदी तो सदर बाजार गई हैं। इसके पहले कि माँ उससे कुछ पूछती कि सदर बाजार किस लिए गई हैं, तुम कौन हो, फ़ोन किसके पास था, फ़ोन क्यों नहीं लेके गई, उसने फ़ोन काट दिया। दोबारा फिर करीब आधे घंटे तक बार बार फ़ोन मिलाने के बाद फिर उसी व्यक्ति ने, उसी लड़के ने फिर फ़ोन उठाया और उसने कहा कि आंटी, नेहा दीदी तो मूवी के टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी हैं, इसलिए मोबाइल उन्होंने मुझे दे दिया है। फिर उनकी माँ बार बार कहती रही, कौन सी मूवी, कौन सा थिएटर, कौन साथ में है, तुम कौन हो। फिर फ़ोन कट गया। फ़ोन कटने के बाद नेहा की माँ ने कम से कम 20 बार और फ़ोन मिलाया, लेकिन उसके बाद फ़ोन पिकअप नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ये पूरी बात जैसे ही ऋषिपाल शर्मा को बताई गई, उन्होंने आए हुए पुलिस अधिकारियों को ये बात बता दी कि साहब ऐसे ऐसे है। पुलिस अधिकारी जैसे कहते हैं, अरे भाई गई होगी किसी के साथ। अब किसी ने ऐसे थोड़ी बता दिया होगा कि मूवी का टिकट लेने गई है। किसी लड़के से क्या संबंध था, किसी लड़के से कोई संबंध हो तो बताइए, उसको ढूंढा जाए। इस तरह की बातें पुलिस तुरंत करना शुरू कर देती है। नाम बताइए, किसके साथ आती जाती थी, आप लोगों को किसी पे शक हो तो बताइए, किससे संबंध थे, इस तरह की बातें शुरू हो गईं। सारे रिश्तेदार और उनके जो राधा स्वामी संप्रदाय के मानने वाले थे, अलग अलग दिशाओं में, हालांकि उन्होंने अपनी जांच या अपनी खोज दयालबाग के आसपास ही केंद्रित रखी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की कि शायद कुछ पता लग जाए। कुछ भी पता नहीं लगा। एक जवान लड़की के इस तरह गायब होने पर सारे पुलिस अधिकारी, सीनियर जूनियर, सभी वहां पर पहुंच गए। पूछा गया कि वो कहाँ पर रिसर्च करती थी। बताया गया कि वो ये दयालबाग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च किया करती थी। पुलिस ने उस रास्ते में पढ़ने वाले डिपार्टमेंट्स और उसके लोगों से पूछा। कुछ स्टूडेंट भी रात में रिसर्च के लिए रुकते हैं, उनसे पूछा तो बताया गया कि वो अंतिम बार उसी लैब की तरफ, नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए उसको देखा गया था। नैनो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही एडवांस साइंस का, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस वर्जन है। आप समझ सकते हैं कि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने एमएससी किया था, एमएससी के बाद एमफिल किया था, एमफिल के बाद वो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रही थी। पुलिस माँ बाप और तमाम और लोगों को लेकर वहाँ पहुँची लैब में, जहाँ उसको काम करना बताया गया था। लैब का दरवाज़ा बंद था, ताला बंद था, लैब बंद करके लोग जा चुके थे, ताला तोड़ा गया। लैब के भीतर जो दिखा उससे सबके होश उड़ गए। नेहा फर्श पर पड़ी हुई थी। पूरे लैब में चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। नेहा के हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। नेहा के मुंह में रुमाल ठूसा हुआ था। उसके शरीर पर 20 जगह कटने के या किसी औजार से काटने के निशान थे। पूरी लैब में हर तरफ खून से सने हुए टिश्यू पेपर फेंके गए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि मारने वाले ने हर वार के बाद अपना हाथ टिश्यू पेपर से साफ किया होगा।
माँ वहीं बेहोश होकर गिर गई। बाप भी जमीन पर बैठ गए। इतना खौफनाक मंजर देखकर सभी हैरान रह गए, पुलिस वाले भी हैरान रह गए। वहां पर एक पिपेट होता है कांच का, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो तमाम चीज़ें उसकी नापी जाती हैं। लंबा होता है पिपेट। उस पिपेट का एक टुकड़ा फर्श पर था और बाकी का टुकड़ा उसके पेट में घुसा हुआ था। उसकी सलवार घुटने से नीचे खिसकी हुई थी। देखने में साफ लग रहा था कि या तो उसके साथ बलात्कार हुआ है या बलात्कार की कोशिश की गई है। जैसे ही लाश मिलने की सूचना हुई, हड़कंप मच गया। पुलिस ने थोड़ी बहुत चीजें वहां जो उनको मिली वो उसको इकट्ठा किया और बाकी लैब को सील कर दिया गया। नेहा की डेड बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 15 मार्च 2013 की शाम की इस घटना की खबर 16 मार्च की सवेरे सभी अखबारों में आ गई। सभी अखबारों की सुर्खियों में इस खबर का जिक्र था। इसलिए भी ये और रिलेवेंट थी खबर, क्योंकि निर्भया कांड भी लोग भूले नहीं थे। आगरा में गुस्सा भड़कने लगा। सभी स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं सड़क पर आ गईं। महिलाओं का दल अलग सड़क पर आ गया। धरना प्रदर्शन हत्यारों को पकड़ने और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ने लगी। नेहा के कत्ल की वारदात के 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने नेहा के साथ पढ़ने वाले सभी लोगों की सूची बनाई। नेहा का मोबाइल का सीडीआर, उनके सभी मित्रों के, लड़कियां हों या लड़के हों, उनके सभी मित्रों के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली जाने लगी। चूँकि कैंपस के भीतर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के भीतर लैब, वहाँ पर किसी छात्रा का, पीएचडी की छात्रा का इस तरह से उसकी हत्या होना ये आश्चर्यजनक भी था और पुलिस के लिए ज़्यादा स्कोप भी नहीं था बाहर भटकने का। पुलिस सारा जोर उसके साथ के पढ़ने वाले बच्चों पर दे रही थी। इसी बीच और सबसे बात कर रही थी वहाँ पर सभी शीर्षस्थ अधिकारियों ने, आईजी जोन, डीआईजी रेंज, इन सब ने मिलकर एक बड़ी टीम बनाई। आसपास के जिलों के भी क्राइम में इंटरेस्ट रखने वाले कुछ सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लगाए गए। सादे में उसके डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के भीतर भी लोग लगाए गए, ये जानकारी करने के लिए कि शायद इन लोगों से बातचीत में कुछ पता लग जाए। इसी बीच उनके डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने ये बताया कि साहब, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका एक ठेकेदार है विशाल शर्मा, और उसके कपड़ों पे खून के धब्बे कल देखे हैं। उसके घर के पास जो बच्चे रहते हैं उन्होंने मुझे बताया है। बच्चे डर की वजह से पुलिस के पास बताने नहीं गए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि साइकिल में भी उसके खून के धब्बे लगे हुए हैं। पुलिस को लगा कि हमारा काम हो गया। विशाल शर्मा उठाए गए, थाने पर लाए गए। वाकई उसके शर्ट पर कुछ लाल धब्बे, जैसे धोया गया हो लाल धब्बे, उसकी जूते पर लाल धब्बे और उसकी साइकिल पर लाल धब्बे पड़े हुए थे। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। उसने कहा कि साहब, हम ठेकेदार हैं और तमाम जो पेंटिंग होती है बिल्डिंग्स में, हम उसका भी काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पेंटिंग करने वाली जगह से
ये इस कपड़े पर आ गए होंगे, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बहरहाल वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरफेयर करने के बाद लाल धब्बे वाली सभी जगह एफएसएल, चूंकि आगरा में ही है, आगरा एफएसएल में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे गए। 3 दिन बाद जो वहाँ से रिजल्ट आया उसमें ये बताया गया कि ये विशाल की साइकिल, जीन्स और जूतों पर मिले लाल धब्बे खून नहीं है, ये कोई रंग है जो बिल्कुल खून से मैच कर रहा है। विशाल को सारी पूछताछ के बाद, श्रेणीबद्ध पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। दयालबाग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे, पुलिस से दूरी बनाकर रख रहे थे। पुलिस के पास कातिल का अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। लगभग 15 दिन बीत गए थे। जैसे ही दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लोगों को थाने पर बुला के पूछताछ की जाने लगी, इन लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में एक रिट कर दी। और आरोप वही कि साहब पुलिस सीनियर प्रोफेसर्स को, सीनियर कर्मचारियों को बुलाकर तंग कर रही है पैसे के लिए। अब जब इस तरह के आरोप पुलिस पे लगाए जाते हैं तो पुलिस का काम धीमा पड़ जाता है। पुलिस सोचती है कि हम अनावश्यक इन चीजों में क्यों पड़ेंगे, हम सीधी सीधी विवेचना करेंगे। कोई भी लड़का, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी पुलिस से बात करने को तैयार नहीं था, और अगर बुलाया जाता था तो उसकी फौरन एक रिट हाई कोर्ट में पड़ जाती थी, डेट पड़ती थी, अधिकारियों को जवाब देने होते थे कि साहब पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इतने बज के इतने मिनट पे बुलाया गया और इतने बज के इतने मिनट पे फलां घर वाले को सुपुर्द करके वापस भेज दिया गया। एक दिन नेहा के घर वालों ने आईजी जोन आगरा से संपर्क किया। उन्होंने कहा, सर साथ के बच्चों और इसके दोस्तों से एक इनपुट मिला है, जो कोई भी बच्चा, ये हमसे न पूछा जाए किसने बताया, क्योंकि वो साफ मुकर जाएंगे। उन लोगों का कहना है कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी का एक भांजा है, उसका नाम है उदय स्वरूप। बच्चों ने ये बताया है, साथ के बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने, कि वो अक्सर लैब में आता था, कहता कुछ नहीं था, आता था, थोड़ी देर बैठता था, दूसरे और जो रिसर्च स्कॉलर्स थे उनसे थोड़ा बहुत बात करता था, पानी पीता था, चला जाता था। लेकिन अब बच्चों का शक है कि हो न हो ये उसी की करतूत है। उसका कारण ये बताया गया कि बहुत ही मनबढ़ किस्म का है, अपने मामा पर दम भरता है और वो कहता है कि इस कैंपस के भीतर हम चाहे जो करें, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद इसीलिए बच्चे पुलिस के सामने आकर कुछ कहने में घबराते हैं। पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उदय स्वरूप को बुलाकर पूछताछ करते। उसको बुलाया गया तो तुरंत जो जिस तरह के प्रेशर हो सकते हैं पुलिस पे, आप ये समझ सकते हैं। चेयरमैन ने और फलाने ने और ढकाने ने कि साहब वो कोई चोर बदमाश नहीं है कि थाने पर जाएगा, वो कोई लुटेरा डकैत नहीं है कि थाने पे जाएगा, जिसको पूछताछ करनी है वो घर पर आकर पूछताछ कर सकता है। मैंने उसको घर पे रोक रखा है। पुलिस पहुंची, पूछताछ शुरू की। उसके सारे जवाबों से ये लगा कि वो तो नेहा को जानता ही नहीं है, वो साफ इनकार करता रहा।
कि मैं नेहा को जानता ही नहीं। पुलिस भी उदय स्वरूप के इन सब बातों से बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं लगा कि इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पुलिस वापस आ गई। हालांकि इस पूछताछ से उदय के परिवार और दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। पुलिस की छानबीन जारी रही। इस दौरान छात्र छात्राओं से जो सादे में पुलिस वाले वहाँ रह रहे थे, उन्होंने बातचीत शुरू की, पर्सनल बातें। किसी के जान पहचान के बच्चे थे, किसी के रिश्तेदारों के बच्चे थे, उनके थ्रू बात शुरू की और सभी ने शक जताना शुरू किया कि हो न हो ये उदय स्वरूप ही है। पुलिस ने दोबारा उससे बातचीत करने का फैसला किया। पुलिस ने उसको उसके घर जाकर फिर पूछताछ की और थोड़ी कड़ाई कर दी। अगले ही दिन हाई कोर्ट में घर वालों ने पुलिस के उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। एक रिट दाखिल हो गई। इसी बीच में नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। दो बड़ी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलकर सामने आई। एक कि उसके साथ ये जघन्यतम अपराध करने से पहले उसे क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। कुछ वही गोलमोल सी बातें कि स्लाइड्स ले ली गई हैं, एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है, आने पर बताया जाएगा। कत्ल के 15 दिन बाद, 13 का कत्ल है, 28-29 को पुलिस एक बार फिर लैब गई। आगे बढ़ने का कुछ था ही नहीं, लैब गई। लैब में टीम ने सबसे पहले वहां पर 2 सीसीटीवी या वीडियो कैमरे लगवाए, जो पुलिस के भीतर जाके छानबीन करने वाले हर एंगल को कवर करें। लैब चूंकि 15 को ही सील कर दी गई थी, उसको नए सिरे से उस पे मेज पर जो लैब में तमाम एपरेटस होते हैं, उसे ब्रश से उस पे जो भी चीज़ डस्ट पड़ा हो, पेपर पड़ा हो, उन सबको कागजों में, पॉलीथीन में इकट्ठा किया जाने लगा। ब्लड सूख चुका था, इसलिए फर्श को भी, मेजों के नीचे भी और सामान्य रूप से सब चीज़ें उसकी साफ की जाने लगी। जो भी चीज़ें उसमें पड़ी थी, धूल हो, कोई दूसरी चीज़ भी हो, एपरेटस का कोई पार्ट हो, सब एक एक करके करीब 2.5 घंटे में उसकी पूरी फर्श और मेज साफ करके उससे मिलने वाले सभी जितनी भी चीज़ें मिली थी उसमें, कूड़ा करकट कागज, वो सब अलग अलग पॉलीथीन में इकट्ठा की गई, ताकि ये तय हो सके कि ये सामने वाली मेज की है, बगल वाली मेज की है, दरवाजे के पास की मेज की है और फला फला मेजों के नीचे की है। जो जिले की फॉरेंसिक लैब होती है, मोबाइल फॉरेंसिक लैब बाद में दी गई थी, लेकिन सब जगह एफएसएल की टीम होती है। आगरा में चूंकि एफएसएल का सेंटर ही है प्रदेश का, 2 ही हैं सेंटर प्रदेश में, थे उस समय, अब तो बहुत जगह हो गए, एक आगरा और एक लखनऊ। जो जिले की लैब थी, उन्होंने उस सामान में से एक एक चीज अलग अलग करने की कोशिश की और अलग अलग किया भी। धूल, बाकी चीज़ें उनको अच्छी तरह लेंस में देखकर कि इसमें कोई काम की चीज़ तो नहीं है। आश्चर्य हुआ कि उसमें कुछ बाल भी मिले, महिला के भी और पुरुष के भी। पुलिस ने डिसाइड किया कि इन बालों को हम फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसको भेजा भी गया और करीब 4 दिन बाद, अच्छा
बाकी उसमें जितने भी एपरेटस लगे थे सबके फिंगरप्रिंट भी उठाए गए, क्योंकि पिपेट उसके पेट में घुसा हुआ मिला था, आधा जमीन पर पड़ा हुआ था। तो इस प्रत्याशा में कि हो सकता है किसी और दूसरी कांच की चीज को छुआ गया हो। घटना के बाद से वो सील बंद कर दी गई थी लैब। तो इसकी उम्मीद थी कि अगर कहीं भी कोई फिंगरप्रिंट मिलेगा जो इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट से इतर होगा, अलग होगा, तो शायद समस्या का समाधान हो जाए। सारी चीजें सीसीटीवी या कह लें वीडियो की निगरानी में हुई। मिले हुए सारे सामानों की जब अलग अलग उसकी पड़ताल हुई, बाल मेल और फीमेल दोनों ही भेजे गए और आरोपी उदय स्वरूप के पहने हुए कपड़े उससे मांग लिए गए जो उस दिन पहने थे। हालांकि उसका परिवार ने कड़ा विरोध किया, उसने स्वयं कड़ा विरोध किया। बहरहाल उसने कपड़े दे दिए। कपड़ों में शरीर के बाल, कोई भी आप पुरुष कम से कम अगर कोई कपड़ा पहनता है, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो, बनियाइन हो, कोई भी चीज, पैंट हो, तो पुरुष के बाल उसमें जरूर रहते हैं। बाल टूटते रहते हैं, उगते रहते हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब ने सावधानी पूर्वक उसके कपड़ों से एक्सट्रैक्ट किए जो हेयर्स थे, उसमें कुछ प्यूबिक हेयर्स भी मिले। उनको जब मैच कराया गया लैब में मिले हुए हेयर्स और खासकर प्यूबिक हेयर्स थे, दोनों एक हुए, एक मिले। दोनों में 100% समानता थी। इसका मतलब ये कि वहां पर इसकी मौजूदगी थी और प्यूबिक हेयर्स उसी उदय स्वरूप के थे। पुलिस अब तक इस मामले में करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी और तब तक पूरे शहर में केस को सीबीआई को देने की मांग बहुत तेज हो गई थी। पुलिस ने नेहा और उदय स्वरूप के कॉल डिटेल को अलग से स्टडी करना शुरू किया और उदय के दोस्तों से बात की गई। इसी बीच दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने यह बताया कि जिस दिन नेहा का कत्ल हुआ है, जिस दिन नेहा डिपार्टमेंट आई है, उस दिन उसकी कार उसी डिपार्टमेंट, उसी लैब का एक टेक्नीशियन था, लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू, वो चला रहा था। पुलिस देर रात में चुपचाप उसको उठा लाई। थोड़ा बहुत पुलिस को जो करना चाहिए वो किया गया। उसने सारी घटना तो बताई लेकिन आरोपी का नाम नहीं बताया। आप समझ सकते हैं किस कदर का डर था। अब पुलिस ने लैब के जो लोग हैं, लैब में काम करने वाले लोग, उन पर अपनी जांच केंद्रित की। रोज आने वालों से, जो वहाँ के ताला चाबी रख के शाम को बंद करते हैं, चपरासी से, स्वीपर से, इन सब लोगों को अलग अलग लंबी लंबी पूछताछ की गई। इस पूछताछ में ये एस्टेब्लिश हो गया कि उदय स्वरूप बार बार लैब में आता था, जबकि न तो उसका लैब से कोई लेना देना, न उसके जानने वाला कोई लैब में। सिर्फ इसलिए लोग इंटरटेन करते थे कि ये चेयरमैन का भांजा है। जैसे ही एफएसएल से उन हेयर्स के बारे में कंफर्मेशन आया, पुलिस का शक पुख्ता हो गया। पुलिस ने अब की बार इंसिस्ट करके उदय स्वरूप को थाने पर बुलाया। पुलिस ने भी अपनी लिखा पढ़ी दुरुस्त कर ली थी। जीडी में इसकी एंट्री थी कि पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, कारण वो भी उसमें लिखा हुआ था। और साथ में एक साइकोलॉजिस्ट को भी पूछताछ के समय बिठाया गया, ताकि, क्योंकि पहली बार में तो उसने ऐसा बताया था जैसे वो जानता ही नहीं है। नेहा नाम की किसी लड़की, कभी नाम ही नहीं सुना उसने। दोबारा जब बात हुई तब भी वो इसी तरह की बातें करने लगा। इसलिए
एक साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में रखा गया कि ये कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अब की बार पुलिस ने ये भी काम किया कि वो मुंहजबानी सवाल और जवाब नहीं कर रही थी। छोटे छोटे कागज पे सवाल पहले से तैयार किए गए थे और वो कागज देकर उससे राइटिंग में उसके जवाब लिए जा रहे थे। पुलिस ने भी सवालों की ऐसी घेराबंदी की, हाँ और ना में, डिटेल जवाब में, कि उन सवालों से उदय स्वरूप टूट गया और उसने सारी बात बता दी। उदय स्वरूप और यशवीर संधू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस जांच टीम में चूंकि बार बार हाई कोर्ट में ये रिट हो रही थी कि पुलिस परेशान कर रही है, जांच टीम में एसपी स्तर का एक अधिकारी, 2 डीएसपी और एसएचओ समेत करीब 15 पुलिसकर्मी शामिल थे, जिसका जवाब माननीय उच्च न्यायालय को दिया गया था कि इतने रिस्पॉन्सिबल लोगों ने इससे पूछताछ की है ताकि कल को कोई बात न हो। दोनों की कन्फेशन या उनकी बात से ये समझ में आया कि उदय स्वरूप बार बार लैब में जाता था और वो बार बार नेहा से बात करने की कोशिश करता था। नेहा कतई उसकी तरफ, जिसको कहते हैं कतई, लिफ्ट नहीं देती थी। इस बात से परेशान होकर उसने लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू से संपर्क किया और ये कहा कि मैं जब आता हूं यहां कोई न कोई और आदमी मौजूद रहता है। उसको ये पता था कि यशवीर संधू ही कभी कभी नेहा की गाड़ी ड्राइव करके उसको घर छोड़ता है और घर से उसे ले आता है। जब घर में दूसरा काम होता है, उसके पिता या भाई गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तब वो अपने दूसरे साधन से दयाल बाग आती थी। जिस दिन की घटना है उस दिन यशवीर संधू ने फोन करके दयाल स्वरूप को ये बताया कि आज वो अकेली है, लैब में कोई नहीं है, चपरासी को लेकर मैं बाहर चाय पिलाने जा रहा हूं, तुम चाहो तो आ सकते हो। दयाल स्वरूप अपने साथ क्लोरोफॉर्म की शीशी, तो बहुत वहाँ तमाम डिपार्टमेंट हैं, किसी से ले लिया होगा, क्लोरोफॉर्म की छोटी वो शीशी जो लैब्स में इस्तेमाल होती है, कॉमर्शियल नहीं, वो जिसमें शीशे का ढक्कन लगा होता है, कांच का ढक्कन लगा होता है, अपने साथ ले आया था। क्लोरोफॉर्म की उस शीशी को उसने एक जेब में रखा और जैसे ही लैब में घुसा वो नेहा की तरफ देख भी नहीं रहा था। नेहा भी जानती थी कि इसकी तरफ देखना ठीक नहीं है, हमेशा वो यही करती थी, उस दिन भी उसने यही किया। उदय स्वरूप जब उसके ठीक पीछे पहुंचा तो उसने क्लोरोफॉर्म की उस छोटी शीशी का सारा क्लोरोफॉर्म अपनी रुमाल में उलट दिया और एक झटके में रुमाल को नेहा की नाक पर लगा दिया। थोड़ी देर में नेहा बेहोश हो गई। नेहा के मुंह में उसने रुमाल ठूस दिया और हाथ बांध दिया, लेकिन ये हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म उतना कंसंट्रेटेड न रहा हो। दूसरा जो टेक्निकल बात डॉक्टर्स ने बताई वो ये कि जब आपने मुंह में कपड़ा ठूस दिया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी कमी होने लगी, तो आदमी उसमें छटपटाने लगता था। कोई भी होगा, किसी के साथ ऐसा होगा, छटपटाएगा। मुंह में रुमाल डालकर हाथ को बांधकर उसने सलवार उतारने की कोशिश की। तब तक वो थोड़ा थोड़ा होश में भी आ गई और उसने उसका कड़ा प्रतिकार किया। पैर चलाकर, हाथ तो बंधे हुए थे, पैर चलाकर उठकर सिर से उसके थोड़ी देर बाद उसने वो पिपेट निकाला और उस पिपेट को आधा तोड़कर उसी पिपेट से शरीर पर एक के बाद एक
वार करने लगा। और ये सही था कि हर बार वार करने के बाद खून में हाथ लगने से शीशे का वो पिपेट और शीशे के दूसरे और जो एपरेटस होते हैं वो फिसल रहे थे। लैब में मौजूद टिश्यू पेपर से फिर उस लिक्विड को साफ करता था ताकि पकड़ अच्छी बन सके, और उसे मारता रहा। करीब 1.5 घंटे बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग से जब नेहा ठंडी हो गई, उसके पहले उसने क्या किया कि एक बार जब क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद वो बेहोश हो गई तो उसकी कार की चाबी उसके मेज से, जहां उसका सामान रखा था, वहां से उठाया और बाहर यशवीर संधू को दिया। ऐसा करो, गाड़ी को यहां से कहीं दूर ले जाकर खड़ा कर दो, वरना इसको ढूंढते ढूंढते कार देखकर लोग लैब में आ जाएंगे। संधू ने भी अपना जो उदय स्वरूप के साथ उसके रिश्ते थे उसको निभाया और गाड़ी ले जाकर खेल गांव के पास खड़ी कर दी। 1.5-2 घंटे बाद जब वो एक्सेसिव ब्लीडिंग से मर गई, तब उसने बाहर से सिटकिनी बंद करके यशवीर को बता दिया कि चपरासी को बुला के ताला बंद करा दो अपने सामने। उसका लैपटॉप, उसे शंका हो गई कि ऐसा न हो लैपटॉप खुला हुआ था, ये सारी घटना उसमें रिकॉर्ड हो गई हो। उसने बाहर निकलकर वहीं झाड़ियों में ईंट से उसकी स्क्रीन और उसके कीपैड को अच्छी तरह से कूंचकर लैपटॉप वहीं फेंक दिया। घटना के 39 दिनों बाद, 39 दिनों की तफ्तीश के बाद 23 अप्रैल 2013 को खुलासा हुआ और साल 2015 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट दाखिल करने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि हाई कोर्ट में बार बार अलग अलग तरह की रिट दाखिल करके इन्होंने उलझा दिया कि अभी चार्जशीट सबमिट नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस ने भी हर रिट का जवाब तैयार करके एक एक स्टे को खारिज कराया और सारे स्टे खारिज होने के बाद 2015 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। आज की घटना, आज की घटना में एक होनहार और मेधावी नवयौवना इसलिए उसका जीवन समाप्त हो गया क्योंकि उसने अपने सहयोगी या कह लें जो लैब का सहयोगी कर्मी था उस पर अति विश्वास किया। यशवीर संधू उसे गाड़ी से ले जाता था। उदय स्वरूप बिगड़ैल घर का लड़का था। मामा के पद, प्रतिष्ठा और पैसे ने उसको पागल कर रखा था, अंधा हो गया था। उसको लगा कि हम बार बार आते हैं और यहाँ कोई न कोई मौजूद रहता है, बेहतर ये होगा यशवीर संधू जब हमको ये बता दे कि आज वो अकेली है तब मैं आऊँ और तब फिर जो कुछ भी मेरे मन में है उसे मैं पूरा कर लूँ। यशवीर संधू को सेट किया और भी जो कुछ यशवीर संधू को उसने उसके साथ किया हो, तो जरूर उसके कुछ न कुछ उसके साथ उसको दिया होगा, कोई प्रलोभन दिया होगा। और यशवीर संधू भी उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था जब वो लैब में अकेली हो। जैसे ही वो अकेली लैब में हुई, बाकी लोग चले गए, उसने फौरन उदय स्वरूप को फ़ोन कर दिया और उदय तुरंत वहाँ से रवाना हुआ, साथ में क्लोरोफॉर्म की शीशी लेकर। तो नेहा ने संधू पर अति विश्वास किया। अब नेहा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जरूर संधू ने भी कोई न कोई हरकत जरूर की होगी। और घटनाक्रम से ये लगता है कि जब उदय स्वरूप ने लड़की के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ शुरू किया होगा और उसे होश आया होगा, तो उसने कड़ा प्रतिरोध किया होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ड्राइवर, नौकर, ट्यूशन टीचर, काम करने वाले या काम करने वाली पर नज़र रखें और उनके आचरण और व्यवहार में जैसे ही थोड़ा सा भी परिवर्तन आपको लगे या महसूस हो, तुरंत उनसे दूरी बना लें।
वरना एक दिन ऐसे ही कहीं न कहीं धोखा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।